हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उस टॉपिक का नाम है आपका एनिमल यानी जानवर के बारे में आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवरों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैं कहूँ पूछे जाते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको नए पूछे गए। तो किस प्रकार के नए वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और जो आपके एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं वो तो आपके रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। देखिए, आज ये आपका जो टॉपिक है, और शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जिससे आपका एक नंबर तो क्वेश्चन जरूर आएगा, शायद दो को नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जितने जितने टॉपिक मैं आपको कराता जा रहा हूं इनको जरूर करते जाना। साथ में मैंने मिक्स क्वेश्चन आंसर की भी क्लास आपके लिए लगाई हुई है, उनको देखते जाना। तो इस तरीके से हम लोग अब तेजी कर देंगे अपनी क्लास के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपके एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। उसके अलावा अगर देखे, जैसे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस वाला ईवीएस के अंदर, कुछ एनसीईआरटी के सेक्शन वाला, कोई मॉक टेस्ट के लिए आता है, कोई मेरे सीटेट के नोट्स के लिए क्वेश्चन मैसेज करता है, किसी को पूरे कोर्स के लिए मैसेज करना होता है। तो मैंने बताया हुआ है वो सारी चीज़ अगर आपको लिए चाहिए और तो आप लोग मेरे वाला कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दिया हुआ है। तो इसको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो जिसको पूरा कोर्स चाहिए विद कंटेंट के साथ, फिर उसके बाद एग्जाम तक आपको कहीं भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, किस तरीके के पूछे गए थे, उनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ, अभी टेट का कुछ कोर्स नहीं है भाई, पहले तो सी टेट को कराते हैं, उसके बाद उसके साथ में आपका बीपीएससी का कोर्स चल रहा है, अभी वो चल रहा है, एक गीटर प्लस भी का है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, नया क्वेश्चन है, आज से पहले नहीं पूछा गया। कुछ चीजें आपको बताता जा रहा हूं, उनको ध्यान से सुनते जाना और इंप्लीमेंट भी करना। ये मत करना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ध्यान से सुनना, क्योंकि कंटेंट के अंदर बच्चों को कुछ दिक्कत आई थी, खासकर 4 या 5 शिफ्ट के अंदर, वरना और ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और दिक्कत कैसा आई थी, जो पहला ही क्वेश्चन आपको बता देगा कि दिक्कत आपको किस तरीके की दिक्कत देखने को मिली थी। देखिए, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वृत्त गिलहरी यानी कि बड़ी गिलहरी, विशालकाय गिलहरी यानी जायंट गिलहरी, जो नॉर्मल गिलहरी होती है उससे बहुत बड़ी गिलहरी होती है, इंडियन जो गिलहरी होती है। तो ऐसी गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो वहीं तक के क्षेत्र में सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती। तो ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं। अब ये कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि आज से पहले कभी आया हो या इस तरीके का क्वेश्चन कभी देखने को मिला हो, बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो पिछली बार सीबीएसई वालों की तरफ से पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन का 2 समाधान है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला समाधान यह है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपके इंडिया के अंदर है, ठीक है, जो आपके इंडिया के अंदर है, जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उनको आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से डिटेल में। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, जो आपका कंटेंट का सेक्शन आता है 15 नंबर का, जो आपका 15 नंबर का कंटेंट का सेक्शन आता है और आपको चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोग ये चाहते हो, अरे छोड़ यार 1-2 नंबर ही तो कटेगा, चलो भगाते हैं, इतना डिटेल में क्यों जाना इसके लिए, ठीक है, ये वाली सोच रखते हो तो मत देखना। और अगर आप चाहते हो नहीं यार सारा पढ़ना है, पूरे 15 में से 15 लाने हैं, आगे के एग्जाम में भी मेरे काम आ सकता है, तो आपको जितने भी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको पढ़ लेना। जैसे एक आपका पूछ लिया, या आपका पंचमढ़ी वाला पूछ लिया, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो आपका रिजर्व पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 जिले हैं, उनको मतलब उनके अंदर पूरा तरीके से आपका फैला हुआ है। ठीक है, और भारत सरकार ने इसको कब स्टार्ट किया था, भारत सरकार ने इसको कब बनाया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको बनाया था 1999 के अंदर। ठीक है, 1999 के अंदर इसको बनाया था। एक और जरूरी बात,
यूनेस्को की तरफ से इसको विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया हुआ है। किसकी तरफ से? यूनेस्को की तरफ से इसको विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया हुआ है। विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया हुआ है। और बेसिकली नाम जो ये आपको पढ़ते हो ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये नाम बेसिकली दिया भी इसी ने है, यूनेस्को ने ही इस नाम को दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब ये जो रिजर्व है, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहां पर दो प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। एक प्रजाति देखने को मिलती है आपकी स्थानिक प्रजाति, एक प्रजाति देखने को मिलती है आपकी स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति बेसिकली वो प्रजाति होती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है और वहां पर किसी और दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि यह कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे आपकी जायंट गिलहरी, विशालकाय गिलहरी, कि ये आपकी सिर्फ इसी जगह पर पाई जाएगी, जैसे आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कहा गया ऑप्शन भाई स्थानिक प्रजाति हो जाएगी, जैसे आपकी जायंट गिलहरी हो गई। ठीक, तो आपका ऑप्शन ये हो गया कि स्थानिक प्रजाति वो प्रजाति जो किसी एक खास पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है, जैसे आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है, जायंट गिलहरी यहां पर पाई जाती है। ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा एक यहां पर पाई जाती है विशालकाय प्रजाति पाई जाती है, एक यहां पर पाई जाती है विशालकाय प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ये वो प्रजाति पाई जाती है जहां पर आपको बाघ, तेंदुआ वगैरह, ठीक है, जंगली सुअर वगैरह, ये सब देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार की दो प्रजातियां आपके इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जितने भी आपके इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है उनको पढ़ लेना, या फिर चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो कि कोई बात नहीं, एक दो नंबर कटेंगे, कट लेना। और तीसरा ऑप्शन मेरे ऊपर मत लाद देना कि सर आप एक वीडियो इसी के ऊपर बना दो, जितने भी रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व है आप इसके ऊपर बना दो। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे लास्ट में रहेगा, अगर आपसे ना होता हो तो फिर मुझे बताना, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। एक वीडियो के अंदर मैं इसको खत्म करा दूंगा, जैसे मैं ऐसे ऐसे कराता जा रहा हूं आपके लिए, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, लेकिन पहले खुद से करने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना। कभी ये कह दो नहीं आप भी कराओ इस चीज को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका आपका स्थानिक प्रजाति हो जाएगा, जो पर्टिकुलर किसी एक खास स्थान पर रहती है आपकी, और जो आपकी क्या रहती है, कहीं और नहीं पाई जाती, वो आपकी स्थानिक प्रजाति होती है। अन्य स्थानिक प्रजाति जो कहीं पर आपको और दूसरी जगह देखने को मिल जाएगी, आक्रामक प्रजाति नहीं होगी। कीस्टोन स्पेसीज, कीस्टोन स्पेसीज कौन सी, कीस्टोन प्रजाति कौन सी होती है? वह प्रजाति जो किसी और दूसरी प्रजातियों को भी प्रभावित करती है, या मैं कहूं जो आपके एनवायरमेंट को भी प्रभावित करती है, या वातावरण के अंदर भी आपका चेंज लाती है। ठीक है, वो आपकी कीस्टोन स्पेसीज यानी कीस्टोन आपकी प्रजातियां होती है। जैसे आपने देखा हाथी होता है, तो हाथी क्या होता है, जो आपके जो भी उसके सामने पेड़ वेड़ आता है उसको तोड़ देता है, और तोड़कर वो जमीन के ऊपर बिखर जाता है, दूसरी प्रजाति आकर उसको खा लेती है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, तो उनकी छाया के अंदर और दूसरी प्रजाति, हम जैसी प्रजाति रहकर अपनी छाया लेती है, नीचे घास वास उसके अंदर अच्छे तरीके से उग जाती है। क्रोकोडाइल होता है, जब वो चलता है तो उसके क्या होते हैं, उसकी वजह से जमीन के अंदर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो दूसरी प्रजातियों के लिए हेल्प कर जाते हैं वहां पर। ठीक, तो इस प्रकार की प्रजातियां होती है जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, दूसरी प्रजातियों को प्रभावित करती है। ठीक, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका स्थानिक प्रजाति हो जाएगा। आंसर नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, है ना। नया क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, जो जिसका आपका ईवीएस की एनसीईआरटी से, मतलब जो आपकी 3rd 4th 5th क्लास की है, उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है और बड़ा डिटेल में इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो सामने आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसा आपका इसके अंदर मैंने बताया, बाघ बताया, तेंदुआ बताया, जंगली सुअर आप लोग लिख सकते हो जो इसके अंदर आपके पूछे गए। ठीक, हाँ ठीक है भाई, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखकर आप लोग खुश हो गए होंगे, काश हमारे शिफ्ट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, पहले जैसे क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसे आ जाए, हाथी, बाघ, स्लोथ, ऐसे ऐसे आ जाए। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, उसमें बेचारे भगा दिए थे सीबीएसई वालों ने, बहुत कम शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो देखना, कोशिश करना कि इस बार सीबीएसई वाले आपकी शिफ्ट के अंदर ये शिफ्ट कर दे थोड़े से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। जरा इसके ऊपर नजर डालिए
और भाई किसी ने मैसेज करा है एक, जरा मैं इसके ऊपर नजर डाल लूं। कौन है मैसेज? 1100 रुपये भेजे यार, ये कौन है? पहले भी पैसे भेजता है, कौन है? मैं अपना एक 1,70,000 वाला मोनेटाइज चैनल सेल कर रहा हूँ 7,000 में, जिसको चाहिए व्हाट्सअप मैसेज कर दो। अरे भाई ये सब लोग मारने से। ठीक है चलो, अब देखते हैं स्टेटमेंट। हाथियों के बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हो, पता नहीं कौन है यार, पैसे भेजता रहता है 1,000 रुपए जो है, और मेरा चैनल ले लो, चैनल ले लो। ठीक, देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हाथियों के बारे में पढ़ना है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। हमेशा, जी नहीं, हमेशा नहीं। जो हाथियों का जो झुंड होता है, तो बेसिकली झुंड के अंदर क्या रहते हैं? हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी नहीं रहते भाई। झुंड के अंदर क्या रहते हैं? बेसिकली 10 से 12 क्या रहती है? 10 से 12 रहती है हथिनियां। झुंड के अंदर कौन रहती है? 10 से 12 हथिनियां रहती है। और बाकी कौन रहते हैं? बाकी रहते हैं बच्चे रहते हैं। कौन रहते हैं? बाकी रहते हैं बच्चे रहते हैं। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? नर हाथियों की बारी हो रही है। जो बच्चे रहते हैं, खासकर जो फीमेल रहते हैं, जब वो बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद जब उनकी उम्र हो जाती है, यहां पर लिख दूं, जब उनकी उम्र हो जाती है 14 से 15 साल, तो 14 से 15 साल बाद वो क्या काम करते हैं? वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। क्या काम करते हैं? झुंड छोड़कर वो चले जाते हैं। ठीक है, झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, झुंड छोड़कर वो क्या काम करते हैं? चले जाते हैं। तो हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ये पहला ऑप्शन तो यहां पर गलत हो जाएगा, इसको हम लोग यहां पर गलत काट देते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ये तो पहली गलत हो गया कि सारे नर हाथी होते हैं, तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैंने कहा ना 14-15 साल तक रहता है, उसके बाद झुंड छोड़कर चला जाता है। तो ये ऑप्शन अभी तक ठीक है। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है। कौन रहती है? 10 से 12 हथिनियां रहती है, और उसके अलावा उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन यहां पर सही है, सी और डी। अब जरा हाथियों के बारे में थोड़े से और फैक्ट जानिए, जो आपको आई थिंक पता भी हो गया, पता होना चाहिए। देखिए, जो हाथी होता है, ठीक, जो हाथी होता है, तो हाथी के जो आपने कान देखे होंगे, तो हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान होते हैं आपके पंखे जैसे कान होते हैं, जिसके हेल्प से क्या काम करता है? हवा करता है, अपने आप को हवा देने का काम करता है। उसके अलावा हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। किसमें? हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। दाग इसको अच्छे लगते हैं हाथी को। और कीचड़ में खेलता क्यों है? ये कीचड़ में खेलने से इसको आनंद मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। ठीक है, क्या मिलता है इसको? आनंद आता है कीचड़ में खेलने की वजह से। अगर मैं हाथी की बात करूं, तो हाथी एक दिन के अंदर कितने पत्ते खा जाता है? हाथी एक दिन के अंदर 100 केजी पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, 100 केजी पत्ते और झाड़ी खा लेता है। आप कितने पत्ते और झाड़ी खा लेते हो एक दिन के अंदर? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। जो सही आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बताओ कितने झाड़ी और पत्ते खा लेते हो। अगर मैं बात करूं 3 महीने के हाथी के बच्चे की, तो उसका वेट की अगर बात करूं, तो 200 केजी के 200 केजी का उसका वेट होता है हाथी के बच्चे का, अगर मैं वेट की बात करूं। अगर मैं हाथी की बात करूं, तो हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। कितने? 2 से 4 घंटे सो पाता है। अच्छा बताओ, आप कितने घंटे दिन के अंदर सोते हो? जरा आप लोग बताओ, दिन के अंदर आप लोग कितना सोते हो? ठीक है, उसके अलावा जो हाथी होते हैं, अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए कोई टाइगर आ गया, ठीक है, अटैक कर दिया, तो ये एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ये नहीं कि अरे भाग जाओ, अपनी अपनी जान बचाओ, इस तरीके से नहीं करते जो हाथी होते हैं। ठीक है, तो ये सब हाथी के बारे में वो पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिए होंगे। नंदू हाथी के बारे में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब मैंने आपके सभी पॉइंट यहां पर लिख दिए, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, ठीक है, कितने पत्ते खाते हो आप लोग? थोड़ा भी नहीं खाते? अच्छा, थोड़ा तो खाते होंगे। ठीक, 10,000 रुपए नहीं लेने। चलो भाई ठीक है, तो आंसर आप लोग समझ गए, सी और डी आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? सी और डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। 10,000 के लिए रिस्क ले लेते, कह देते और सर खा लेते, एक दिन खा लेंगे, नहीं खाना। चलो भाई ठीक है, चलो बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या देता है हाथियों के अलावा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग दीजिए। जो पशु अंडे देते हैं
कौन देते हैं? जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित में से क्या विशेषता है, जरा उनके बारे में आंसर आप लोग दीजिए। उनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अंदर भी इस चीज का जिक्र दिया हुआ है। जो पशु जिनके बाहरी कान होते हैं, जैसे आपको मेरे कान दिख रहे हैं ना बाहर, ठीक है, आपके कान बाहर है अंदर है वो बताओ, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली कौन होते हैं? वो होते हैं स्तनधारी ममल्स होते हैं वो, ठीक है, वो होते हैं आपके ममल्स होते हैं आपके, जिनके क्या रहते हैं? शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान होते हैं, ठीक है। और ये अंडे नहीं देते, ये अंडे की जगह क्या देते हैं? ये देते हैं बच्चे देते हैं, ठीक है। कौन देते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएंगे इसके अंदर गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, और उसके अलावा मनुष्य हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आपके मम्मल्स के अंदर आपके आ जाएंगे। उसके अलावा इसने पूछा है जो अंडे देते हैं, तो इसके अलावा मतलब अगर मैं कुछ वो ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, अगर कुछ एक दो ऐसे भी होते हैं जो मतलब यहाँ पर दे देते हैं, अंडे भी देते हैं वो, लेकिन इतना आपके एग्जाम में नहीं आता। अगर मैं बात करूं अंडे देने वाले की बात करूं, जो पशु अंडे देते हैं, तो उनकी विशेषता होती है, ये तो आपका होने सरा क्योंकि ये तो ममल्स है। आगे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऑप्शन के अंदर ले लूं, जैसे आपके सांप हो जाएगा, ठीक है, तो सांप के आपके देखे उसके क्या होते हैं? आंतरिक कान होते हैं। अब क्या हो गया? उसके तो कान ही नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, उसके कान ही नहीं होते, वो तो आपके वाइब्रेशन के प्रति अनुक्रिया करता है। उसके अलावा मगरमच्छ होते हैं, इंटरनल उनके ईयर होते हैं, जिसकी वजह से वो सुनते हैं, प्रक्रिया करते हैं। और ये क्या देते हैं? ये देते हैं अंडे देते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई थिंक आप लोग इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के अंदर भी देखे होंगे, जो आपके स्तनधारी और रेप्टाइल्स वगैरह से पूछे गए। आज की वीडियो के अंदर भी आपको ऐसे कई देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आगे सामने स्क्रीन पर, और आपके सामने पहले ही आपके सामने आंसर दिए हुए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि फोटो के माध्यम से पहले आंसर पता लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में देखने वाले जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो होते हैं रात में जागने वाले जानवर। कौन होते हैं? रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं, रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं, वो हर चीज को कैसे देखते हैं? वो हर चीज को देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है रात में जागने वाले कौन होते हैं। तो रात में जागने वाले एक तो हो गए ये, ठीक है, कौन हो गए? एक तो ये हो गई, और आपको बताना है कि रात में जागने वाले और कौन से होते हैं जो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। तो बताओ भाई रात को जागने वाले कौन से होते हैं, वो अब आपको बताना है एक एक करके। तो देखिए पहले सामने आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए, तो एक तो स्क्रीन पर हो गए रात को जागने वाले, और रात को जागने वाले बताएंगे दूसरे रात को जागने वाले पशुओं के बारे में। पहले हो गए चमगादड़, ठीक है, यानी पहला चमगादड़ हो गया, ये भी ममल्स होता है, स्तनधारी होता है। दूसरा उल्लू हो गया, रात में जागने वाला होता है उल्लू, ठीक है। अब देखो उल्लू से भी संबंधित क्वेश्चन आता है, इसको मैं बताऊंगा पक्षियों वाले के मैं। अभी एक वीडियो मैं पक्षियों के ऊपर बनाऊंगा, जितने इंपोर्टेंट पक्षी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उल्लू से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को लगभग मतलब 270 डिग्री रोटेट कर लेता है, इसकी आंखें जो होती है मनुष्य की तरह आगे की तरफ रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वीडियो पक्षियों के ऊपर अभी आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका काटा चूहा होता है, ठीक, एक ये भी जो क्या काम करता है, रात में हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। दिन में तो सोते हैं ये लोग, ठीक है, दिन में तो ये लोग सोते हैं, और उसके अलावा रात में हर चीज को जगते, तो रात में हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा हो जाएगा, जो हर चीज को कैसे देखते हैं लोग? ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रात में जागने वालों को क्या कहते हैं? निशाचर उनको कहा जाता है, ऐसे जानवरों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। सोना बाबू वाले भी जागते हैं, हाँ, वो जानवर भी इसी के अंदर आते हैं। अब वो पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है, वो कुछ नहीं देखते, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने, कौन सा? ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है, वो आपको बताना है।
मतलब कौन कितने घंटे तक सोता है, कितने टाइम तक सोता है, वो आपको बताना है। बिल्ली 10 घंटे सोती है, बिल्ली 10 घंटे नहीं सोती। बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है? 12 घंटे नहीं सोता, अजगर सोता है 18 घंटे सोता है। गाय 4 घंटे सोती है, ठीक है। जिराफ 6 घंटे नहीं सोता, जिराफ सोता है आपका 2 घंटे सोता है, ठीक है। तो ये पशुओं के सोने का एक्यूरेट टाइम दिया हुआ है। जैसे आप लोग एनसीईआरटी किताब अगर आप मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ी होगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे, ज्यादातर बच्चे हुए जो मतलब नोट्स वगैरह में से मेरे पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी ज्यादातर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली ऐसे 4 स्लोगन दिए हुए सर्कल के अंदर कट करके, ठीक है। इस तरीके से ऐसे स्लोगन की तरह कट करके दिए हुए। तो वहां पर इन जानवर के बारे में लिखा हुआ है, और फिर वहां पर दिया हुआ है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए जिराफ 2 घंटे सोता है, तो इसको 2 घंटे ऐसे करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से इनके सोने का यहाँ पर बेसिकली टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए आंसर क्या हो जाएगा? गाय इसका 4 घंटे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे क्या कहते हैं? अच्छा देखो, मैंने आपको पौधे वाली वीडियो बताई थी, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। आई थिंक इससे मिला जुड़ा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था कि जब मैं आपको जानवरों वाली वीडियो बताऊंगा तो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। आज हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? आज हमारा शायद 13 टॉपिक है, 14 है। तो इतने टॉपिक पहले करवा चुका हूं मैं, उनको जाकर जरूर देख लेना। अभी वो टॉपिक मैं आपके लिए कराने वाला हूं, तो देखते रहो, यूट्यूब पर सर्च मारते रहो और देखते रहो मेरा नाम डाल के। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और यही से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। विलुप्त होने का खतरा हो चुका है जिन पौधों का या चाहे जिन जंतुओं का, तो वो प्रजाति कौन सी होती है? वो संकटापन होती है। बिल्कुल सही बात है, उन पर संकट आ चुका रहता है, ठीक है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा हिंट भी दिया था। जैसा आपका जो वो था, हिरन के बारे में बताया था, काला हिरन मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आपको गिद्ध के बारे में बताया था, ठीक है। और गिद्ध से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे आपके गिद्ध से संबंधित आ जाता है जो एनवायरमेंट का क्लीनर होता है, ठीक है, जो पर्यावरण का, जिसको पर्यावरण का क्लीनर माना जाता है, पर्यावरण को साफ करने वाला माना जाता है, बट बेचारा आज की डेट में खुद साफ होता जाता है, ठीक है। एक डाइक्लोफिनेक नाम से एक जो दवा आती है, मैंने बताया था। तो ये जो पौधे के पौधे कह रहा हूं, जो जानवर खा लेते हैं, ठीक है, जानवरों को दी जाती है। तो जब जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध उनको खा जाता है, तो उसकी वजह से गिद्ध बेचारे मरते जा रहे थे। बट सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ रोकथाम इसके लिए की जा रही है। अब देखते हैं कब तक रोकथाम होगी। तो ये सब आपके संकटापन प्रजातियां होती है, गिद्ध हो गया, काला हिरन हो गया। तो इस तरीके की जितने भी आपकी प्रजाति है, संकटापन प्रजाति, चाहे पौधे ले लीजिए चाहे आपके गिद्ध ले लीजिए, ठीक है। जैसे हिमालय में एप्पल था, तो वो भी आपका संकटापन प्रजाति के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? संकटापन प्रजाति, जिसके लिए आपकी रेड डाटा बुक भी होती है। कौन सी बुक होती है? रेड डाटा बुक भी होती है, जिसके अंदर इनको उल्लेखित किया जाता है कि भाई ये आपकी संकटापन प्रजाति होती जा रही है, दुर्लभ प्रजाति होती जा रही है, जिनके अंदर इनका अस्तित्व खतरे में आता जा रहा है, और कुछ ना कुछ इसके लिए आप लोग सुधार करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर आ गया अब आपका, ठीक है। अब देखिए टाइगर क्या दिया हुआ है, टाइगर के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। देखो, सुनने की शक्ति इसकी, किसकी? सुनने की शक्ति इतनी तेज है, मतलब अगर पत्ता हिलेगा, ठीक है, देखो अगर पत्ता हिलेगा और घास पर कोई जानवर चलेगा, दोनों में डिफरेंस पता कर लेगा। ये कोई जानवर है मेरा शिकार है, या हवा की वजह से कोई पत्ता हिल रहा है। इतनी तेज है इसकी सुनने की शक्ति। तो कौन है वो? सीधा है, कौन है? आपका बाघ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बाघ के बारे में कुछ और पॉइंट में बताऊं, तो बाघ के अंदर रात में जो देखने की क्षमता होती है ना, बाघ में रात में जो देखने की क्षमता होती है, हमारे मुकाबले में, पुरुषों के मुकाबले, पुरुष कह रहा हूं, मनुष्य के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा होती है। कितने गुना ज्यादा होती है? 6 गुना ज्यादा होती है बाघों में। आप लोग देखते हो जो बाघ की जो मूछें आप लोग देख रहे हो, ये जो मूछें आप लोग देख रहे हो, तो बाघ की जो मूछें होती है, इन मूछों की वजह से वो क्या काम करता है? हवा में जो कंपन होता है ना, उस कंपन की वजह से पहचान लेता है कि कौन मेरा शिकार है और कहां पर मुझे जाना है, मतलब अपने रास्ते को पहचान लेता है। तो बाघ की जो मूछें होती है, ठीक है, इस बाघ की अपनी मूछों की वजह से क्या काम करता है? हवा में हुए कंपन को ये पहचान लेता है। क्या काम करता है? जो वाइब्रेशन होता है ना हवा में, उससे पहचान लेता है, और उसकी वजह से इसको पता लग जाता है कि क्या मेरा शिकार है
क्या मेरा शिकार है, और उसके अलावा क्या ये मतलब ये शिकार के अलावा क्या कोई वैसे ही है, पत्ता वत्ता हिला है, कोई घास वास चल रही है। मतलब इतना डिफरेंस कर लेता है जो अपना ये बाघ होता है अपनी इन मूछों की हेल्प से, जो आपको ये मूछें दिख रही है, ठीक है। तो ये बाघ कर लेता है। उसके अलावा जो बाघ गुर्राता है ना, ठीक है, बाघ का जो गुर्राना होता है, तो बाघ का गुर्राना आप लोग 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हो। कितने? 3 किलोमीटर दूर तक आप लोग बाघ का गुर्राना सुन सकते हो। एक चीज आपको और बताता हूं, बाघ जब बाघ की जो आवाज होती है ना, उसको ये हर पर्टिकुलर जगह के हिसाब से निकालता है, ठीक है। जैसे मतलब आदमियों का हिसाब होता है ना, वही हिसाब इसका होता है। जैसे आदमी क्या काम करता है, बाहर जाके शेर बनता है जो शादीशुदा आदमी होता है, लेकिन घर में जाके वो भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसे कहा जाता है ना, ठीक है। क्यों आदमी हो, यही तो हाल है शादीशुदा, बताओ वो यही हाल है ना सभी का, तो बेचारे का इसका भी यही हाल है। तो बाघ क्या काम करता है, ये अपनी आवाज में डिफरेंस लाता है। आवाज में डिफरेंस कैसे लाता है? जब ये शिकार की तरफ जाएगा तो पूरा बब्बर बन के जाएगा कि आज तो तुझे खा जाऊंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा आज तो तुझे, ठीक है। तो वहां तो अपनी आवाज अलग निकालेगा शिकार के सामने, ठीक है, वहां तो अपनी आवाज अलग निकालता है शिकार के सामने। लेकिन जब बाघिन के सामने जाएगा, बाघिन के सामने अपनी आवाज अलग निकालेगा, ठीक है। तो बाघिन के सामने अपनी आवाज अलग निकालेगा। तो खाली जो शादीशुदा लोग हैं, तो भाई आप लोग टेंशन मत लिया करो कि हम ही परेशान चल रहे, हमारे साथ ये दिक्कत है। भाई इसका भी यही हाल है, ठीक है। तो इसकी भी यही टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, सभी का यही हाल है, ठीक है। तो जब इसका ये हाल हो सकता है तो आपका भी ये हाल हो सकता है। ये सोचकर दिल पे पत्थर रख के अपनी जिंदगी जिए जाओ, और कुछ समाधान नहीं है इसका, ठीक है। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये अपने जो भी इसका एरिया होता है, तो वहां पर अपना टॉयलेट के द्वारा उस एरिया को बता देता है कि भाई ये मेरा एरिया है, यहां पर अब कोई दूसरा बाघ नहीं आएगा। तो बाघ, मान लीजिए कोई अननोन बाघ आता है उस एरिया के अंदर, तो वो अपना उस महक को पहचान लेता, सूंघ लेता है कि भाई यहाँ कोई पर्टिकुलर दूसरा बाघ है, फिर वो उसके अंदर एंट्री नहीं लेता। अगर मान लो जबरदस्ती एंट्री लेना चाहता है, तो उसको उस बाघ से पहले फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, और लड़ाई करने के बाद फिर उसको जीतना, मारना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां पर एंट्री ले पाएगा। तो ये पूरी बाघ की चीजें थी जो सभी आपके एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये कुछ शादीशुदा लोगों के लिए चीज बताई कि टेंशन मतलब भाई सभी का यही हाल है, तो भगवान ने सभी के लिए ये सब चीज बनाई हुई है, ठीक है। चलो बढ़ते भाई, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सर आपके कुछ नोट्स लोग फ्री में बांट रहे हैं, ये मुझे भी दे दी प्लीज, इग्नोर ना करें। अच्छा पर ठीक है, आप मैसेज करना, ठीक है। फ्री वालों से तो बहुत परेशान है, पता है। कुछ लोगों ने प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई थी पिछली बार भी और मतलब इस बार भी, कि इनके और मेरे नाम की पता नहीं किताबें निकलवाई हुई है। फेक चीजों के चक्कर में मत पड़ना, मेरी फोटो का यूज कर लेते हैं, नाम का यूज कर लेते हैं, और किताबें निकलवाई हुई है। प्रिंटिंग मशीन लगवा लगवा के, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवा के नोट्स निकलवाए हुए हैं कि ठीक ठीक है, इनके सचिन सर के नोट्स निकलाओ। और पूरी जगह मतलब यूपी बिहार के अंदर तो इतना बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है, ठीक है। अब कहाँ तक रोकूंगा मैं, मतलब इतनी बड़ी इंडिया लेवल पर चीजों को। बस मैं तो यहाँ से ही बोल देता हूँ बच्चों को कि मतलब फेक चीजों के चक्कर में मत पड़ना, यही कर सकता हूँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, वो आपको बताना है, ठीक है। यहां पर रिलेशन बताना है, इन जानवर के नजदीक में कौन सा सबसे नजदीक है, ठीक है। यार आंसर तो सारे फोटो के माध्यम से पहले ही पता चल रहे हैं, तो ये तो थोड़ी चीटिंग भी आप लोगों के साथ चलती जा रही है। अब बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसके बारे में बताइए, ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए, कौन सा है भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी? मनुष्य। मनुष्य हो सकता है भेड़ का निकटतम, क्योंकि यहां पर क्या है, गाय, भैंस और भेड़, ठीक है। तो यहां पर ममल चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य को हम लोग ले सकते हैं, कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, यार बकरी को ले लो, ठीक है। मनुष्य से ज्यादा क्या हो जाएगा, बकरी, क्योंकि जानवरों की कैटेगरी के अंदर है। तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक। चलो, तभी मैं कहूं फोटो यहां पर मनुष्य की क्यों नहीं आई, बकरी की क्यों ले रखी है, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था।
देखिए, जो आपदा आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, हिंद महासागर की जो सुनामी आई थी, अंडमान के अंदर जो सुनामी आई थी, और ये सुनामी आपको पता है 2004 के अंदर आई थी। तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, उस टाइम पर जब ये सुनामी आई थी, तो सुनामी आने से पहले तो वहां के आइलैंड पर जो जानवर थे, उन्होंने संकेत दे दिए थे, वहां के जो आदिवासी लोग थे उनको संकेत दे दिए थे अपनी जो वो जानवर ने वहां पर जो भाषा बोलते हैं, मतलब कोई भोंकता है, कोई अपनी भाषा बोलता है, जिस तरीके से बोलता है, तो आदिवासी उस भाषा को रिलेट करते हैं, जानते हैं उस भाषा को थोड़ी बहुत। तो उन्होंने साइन दे दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। तो आदिवासी लोग, वहां के लोग समझ गए थे, और वो बहुत जल्दी उस जगह को खाली करके निकल गए थे। तो इसलिए बहुत बड़ी वहां की जो आदिवासी लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में बच गए थे। अगर वो इस जानकारी को नहीं समझ पाते ना, बेचारे मर जाते, मतलब जान माल का और बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता। तो कुछ